जानते हैं सीएसआर के बारे में, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होती है ये चीज़? फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कंपनी को सीएसआर करना पड़ता है। हर कंपनी को तो नहीं करना पड़ता, बट हर कंपनी पे एप्लीकेबल है अगर वो एक लिमिट जो है उनकी वो क्रॉस कर दे। अब बैलेंस शीट देखोगे, एक लिमिट प्रिस्क्राइब है हर एक चीज़ की, जैसे कि नेट प्रॉफिट की, टर्नओवर की और नेट वर्थ की। तो ये तीन चीज़ों की एक लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है। अगर वो लिमिट क्रॉस होता है तो कंपनी को सीएसआर एक्टिविटी करना ज़रूरी है। वो भी कितना? मिनिमम 2%, यानी वो चाहे तो 2% से ज़्यादा भी कर सकते हैं खर्चा सीएसआर एक्टिविटी पे, बट 2% मिनिमम अमाउंट है जो उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा हर साल। तो क्या है ये, और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आपको ध्यान में रखना है, एक अमाउंट मैं आपको बताती हूँ, 5500 CR। क्या है ये? अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको आप बोलोगे 5500। सो ये मैं आपको एक्चुअली जल्दी रिमेंबर करने के लिए ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। दैट इज़ 5500, 5 नेट प्रॉफिट, 1000 आपका हो गया टर्नओवर और 500 हो गया नेट वर्थ। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे चल के आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये वाला वर्ड ध्यान में रखिएगा, 5500, दैट इज़ 5500। चलिए समझते हैं आगे। तो सीएसआर एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बात करूँ, मैंने आपको बता दिया सीएसआर एक्सपेंडिचर होता क्या है। दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है सीएसआर के नाम पे कि हाँ वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है बोल के स्पेंड करना पड़ता है, और वो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड है कि किस किस मैटर पे वो कर सकती है कंपनी। तो उस मैटर में से कंपनी चूज़ कर सकती है, जो उनको प्रेफरेंस रहे, जो भी उनको सही लगे उस मैटर पे वो स्पेंड कर सकती है, उस टॉपिक पे वो स्पेंड कर सकती है। जब स्पेंड करेगी तो फ्रेंड दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटल। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो हम लोग पीएल में शो करेंगे, और अगर कैपिटल होता है तो बैलेंस शीट में इसको कैपिटलाइज करेंगे। एक सवाल आता है, जब हम लोग बैलेंस शीट में किसी अमाउंट को अगर मैं दिखा रही हूँ, आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर बोल के चलो कैपिटल नीचे का एक्सपेंडिचर कर दिया और उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब क्या हुआ कि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया बोल के कि सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया, भाई सीएसआर का ही तो एसेट था, उससे रिलेटेड खर्चा है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो सीएसआर का ही है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये माना नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, नियम बता दिया गया है कि डेप्रिसिएशन, आप सीएसआर से रिलेटेड कोई एसेट है उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो उस डेप्रिसिएशन को सीएसआर नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते ये खर्चा जो है डेप्रिसिएशन जो मैं एनुअली क्लेम कर रहा हूँ वो मेरा सीएसआर एक्सपेंडिचर है, नहीं, वो माना नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स आप डेप्रिसिएशन अपने पीएल में दिखा सकते हो कि हाँ इस एसेट के अगेंस्ट में ये सीएसआर का एसेट है, उसके अगेंस्ट में ये डेप्रिसिएशन है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट उस डेप्रिसिएशन को आप नहीं बोल सकते कि ये भी मेरा सीएसआर का एक्सपेंडिचर है। सो ये एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं सीएसआर पीएम केयर्स फंड की। सो ये एक फ़ंड जो बनाया गया, इसमें अगर आप पैसा डालोगे, डोनेट कर, मतलब कंपनी जब डोनेट करेगी तो वो बोल सकती है कि हाँ ये सीएसआर एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड है सीएसआर के नाम पे, यानी सीएसआर एक्सपेंडिचर बोल के आप कंपनी कर सकती है। इसका एक लिस्ट है। ये लिस्ट जो है वो शेड्यूल में डिफाइंड है, दैट इज शेड्यूल 7 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, आप देखोगे शेड्यूल 7, तो उसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे आइटम बताए गए हैं कि ये अगर आप एक कंपनी स्पेंड करती है इस मैटर पे तो वो बोल सकती है कि हाँ वो सीएसआर एक्टिविटी में स्पेंड कर रही है। मैं आपको एक न्यूज़ का ब्लॉग दिखाती हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ था। न्यूज़ का आर्टिकल, आई वुड से एक न्यूज़ आर्टिकल था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट इन अ गैजेट नोटिफिकेशन दैट will allow the PM Cares Fund to receive CSR फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, यानी CSR बोल के कॉर्पोरेट जो कंपनी है स्पेंड करती है वो PM केयर्स फंड में भी दे सकती है। द नोटिफिकेशन ब्रॉट इन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑन May 26
state that subsection 1 of section 467 of Company Act 2013 has been amended to also make PM Cares Fund, that is Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Funds, eligible to receive CSR funding from corporate. So far, only the Prime Minister National Relief Fund was eligible to receive CSR funding. पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बोल के जो फंड है उसमें कंपनी अगर पैसा देती थी तो वो बोल सकती थी कि हाँ हमने CSR एक्टिविटी में खर्चा किया है। अब क्या हुआ है, एक नया नाम जुड़ गया है PM केयर्स फंड। इसमें भी अगर डालेगी कंपनी पैसा तो वो भी कह सकती है कि कंपनी कह सकती है कि हाँ मैंने CSR एक्टिविटी में अमाउंट स्पेंड किया है। सो अब देख लो लिखा हुआ है नीचे, इन शेड्यूल 7 आइटम 8 आफ्टर वर्ड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड द वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन यानी PM केयर्स फंड भी ऐड कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। आप इसकी एक वेबसाइट भी है, अगर आप जाओगे देखोगे गूगल में सर्च करोगे, दैट इज़ pmcares.gov.in। चलिए ये सब तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ और जानते हैं CSR के बारे में। CSR वंस बिकम एप्लीकेबल विल कंटिन्यू, यानी एक बार कंपनी पे CSR लग जाता है तो वो कंटिन्यू स्पेंड करती रहेगी हर साल, जितना भी दैट इज़ मिनिमम 2% बताया गया है तो वो अमाउंट वो स्पेंड करती रहेगी। पर बचने का क्या तरीका है कि कंपनी अगर सपोज़ मैंने आपको बताया कि हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, अगर वो जो एक लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया, अगर वो क्रॉस करती है तो सो सपोज़ कंपनी ने एक ईयर में वो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, लास्ट ईयर सपोज़ लास्ट ईयर उसने क्रॉस किया थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इस ईयर उसको करना पड़ेगा CSR एक्टिविटी में स्पेंड। फिर नेक्स्ट ईयर भी करेगी CSR एक्टिविटी में स्पेंड, और उसके आने वाले ईयर में भी, यानी टोटल 3 साल वो स्पेंड करेगी। पर इन 3 साल में अगर वो रिपीट नहीं करती, वो थ्रेशोल्ड लिमिट उसका अंदर ही रहता है, तो चौथे साल से उस पर ये एलिजिबिलिटी यानी उस पर ये कंपल्शन नहीं रहेगा कि उसे CSR एक्टिविटी में स्पेंड करना है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि कौन सी कंपनी और क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा, उसके में बताया गया है। साथ में शेड्यूल 7 बताया गया, जिसमें ये बताया गया है शेड्यूल 7 में कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्राम है जो CSR के अंडर कवर्ड है। यानी अगर कंपनी उस चीज़ों पे खर्चा करेगी तो वो बोल सकती है कि हाँ वो CSR एक्टिविटी कर रही है। कंपनीज CSR पॉलिसी रूल 2014, जिसमें रूल 4 डील करता है कोलैबोरेशन से और रूल 9 डील करता है एनुअल रिपोर्ट में CSR से रिलेटेड पर्टिकुलर्स एंटर करना पड़ता है। सो ये अगर आप कुछ सेक्शन रूल्स जो मैंने कोट किए अगर आप ध्यान में रख सको तो वेरी गुड, क्योंकि ये सब ध्यान में रख के अगर आप अपने आंसर में ये सब पॉइंट लिखोगे, सेक्शन कोट करोगे, रूल कोट करोगे, तो क्या होगा, आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होगा और आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। सो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर आपके जो टेक्स्ट बुक है CA का, आप कोशिश करिए ये सब जो इम्पोर्टेंट है या तो उसे हाईलाइट कर लीजिए, या तो इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वहीं पर लिख लीजिए कि हाँ ये पॉइंट है, ताकि आप जब भी इसको रिवाइज करो तो आपकी नज़र में वो चीज़ आए और जल्दी से वो चीज़। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि ये नाम है, कॉर्पोरेट की सोशल सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नाम वही चीज़ दर्शाता है कि कॉर्पोरेट हैज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ क्या कहना चाहता है, तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो नीचे, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व मतलब घूमती रहती है, मतलब क्या है इसका, उन सब का बेस है CSR। जैसे कि फिलैंथ्रोपी यानी एक तरह की चैरिटी, ठीक है, चैरिटी भी कहीं ना कहीं CSR के अंदर आती है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। फिर है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सस्टेन करे, इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग स्किल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्स टू डेमोग्राफिक चेंज, रिस्पॉन्स देना, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप यानी कॉर्पोरेट को बोला कॉर्पोरेट अपना नागरिकता कैसे निभाए वैसे। और ट्रिपल बॉटम लाइन की मैं बात करूं
ट्रिपल बॉटम लाइन कहना ये चाहता है कि कंपनी जो है सिर्फ प्रॉफिट ही उसका मेन मोटिव नहीं होता, मेन बेस जो होता है प्रॉफिट ही नहीं होता, और भी कुछ चीज़ें होती है, दैट इज प्लैनेट, पीपल, प्रॉफिट। कंपनी को प्लैनेट यानी इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है, पीपल सोसाइटी पे भी ध्यान देना पड़ता है, और प्रॉफिट। सो ये तीन बेस लाइन है, जो तीन है वो बेस है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, यही बताना चाहता है CSR के थ्रू। सो कंपनी CSR करता है तो ये सारी चीज़ें उसके आसपास मतलब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उससे। सो आपने बेसिक समझ लिया कि CSR क्या है, कंपनी की सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंपनी को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ CSR में कवर्ड है। सो CSR मीन्स एंड इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, यानी CSR में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो एक्टिविटी, यानी कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी करके कह सकती है कि हाँ उसने CSR किया। तो वो है शेड्यूल 7, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 है, जिसमें लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन सी एक्टिविटी करके कंपनी ये कह सकती है कि हाँ उसने CSR एक्टिविटी किया। साथ में ये भी है बताया गया है कि जब एक कंपनी पे CSR का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यानी एप्लीकेबिलिटी आ जाता है कि एप्लीकेबल हो जाता है कि हाँ उसे CSR करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में उसे CSR कमेटी बनानी पड़ती है, और वो कमेटी CSR से रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी कि क्या क्या सोसाइटी के लिए करना चाहिए उसे, तो वो भी CSR में कवर्ड है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब करके भी कंपनी कह सकती है कि हाँ उसने CSR किया। सो विच कंपनी टू परफॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस कंपनी को करने का ज़रूरत है? द आंसर इज़ एवरी कंपनी, चाहे वो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो। इनफैक्ट अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है जिसके ब्रांच या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है, वो लोग को भी करना पड़ेगा CSR, अगर वो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कवर हो जाते हैं। सो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कब कंपनी को करना चाहिए CSR, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर इस केस में आप कवर हो जाते हो तो आप करोगे। वो जो केस है उसमें बताया गया है नेट वर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, इनकी लिमिट दी गई है, यानी वो लिमिट जैसे ही टच होगा तो कंपनी को CSR करना पड़ेगा। इनफैक्ट वो टच हो, वो एक्सीड करे लिमिट, तो CSR करना पड़ेगा। ये हम लोग देखेंगे आगे चल के कि क्या है वो लिमिट। एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सपोज एक कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी है, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ही है जिस कंपनी का, तो क्या उस पर भी CSR एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनी तो बोलेगी भाई हम तो ऑलरेडी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाला काम कर रहे हैं, तो अलग से CSR? द आंसर इज यस, उस पर भी CSR एप्लीकेबल होगा। अगर सेक्शन 135 के अंदर वो आ जाती है तो उस पर भी उसको भी जो CSR का नियम है कि उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी बोल के, और वो CSR कमेटी पॉलिसी बनाएगी कंपनी के लिए कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी अंडरटेक करे CSR में, कितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना है इस एक्टिविटी में, CSR कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी अगर सेक्शन 135 के अंदर कंपनी कवर्ड होती है। फिर है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो ये कहता है कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देखिए, और साथ में शेड्यूल 7 भी देखिए। ये भी कहते हैं कि कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2000 रूल्स 2014, तो ये सब में CSR के बारे में बताया गया है। तो अगर CSR को समझना है तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। सेक्शन 135 में तो बता दिया गया है कि हाँ कवर कब हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या है। शेड्यूल 7 में बता दिया है कि ये एक्टिविटी क्या है, और रूल्स में और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बताया गया है। फिर आता है डेफिनेशन, एवरेज नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो उसका है सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में उसका कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है। क्या है एवरेज नेट प्रॉफिट, वहाँ डिफाइंड है। फाइनेंशियल ईयर हम लोग जानते हैं क्या होता है। नेट प्रॉफिट, अगर मैं बात करूँ, नेट प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ द एक्ट बट शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या नेट प्रॉफिट में आप नहीं लोगे? CSR के रिलेटेड अगर आप नेट प्रॉफिट पढ़ रहे हो, यानी जैसे मैंने बताया सेक्शन 135 में बताया गया है कि नेट प्रॉफिट इतना क्रॉस होता है, इतना टच करता है या क्रॉस होता है, तो उसे CSR करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट निकालना भी तो पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन का बताया गया है यहाँ पर कि कैसे वो नेट प्रॉफिट आप डिटरमाइन करें, पता लगाएं। सो उसमें ये बताया है कि नेट प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ों को मत इंक्लूड करना।
क्या है वो चीज़? पहला बताया है एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसी ब्रांच या ब्रांचेस ऑफ कंपनी वेदर ऑपरेटेड एज सेपरेट कंपनी और नॉट। दूसरा है एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। यानी कोई इंडिया में कोई कंपनी जो सेक्शन 135 में कवर्ड है, इंडिया में है वो कंपनी, अदर कंपनी इन इंडिया, इंडिया में है वो कंपनी और सेक्शन 135 में कवर्ड है और उस कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है, तो ऐसे डिविडेंड वाले इनकम को भी आप नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे और फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ वो लिमिट टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करना है, टर्नओवर कैसे करना है, स्पेंड, ये सब बहुत इजी डेफिनेशन है। अब इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 135। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5500, सो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर, आप नीचे से देखते जाओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 5 करोड़ 1500, यानी नेट प्रॉफिट अगर आपका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट वर्थ आपका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तब आप कवर्ड हो जाओगे इस सेक्शन 135 में। और ये एवरी कंपनी, जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे हो लिखा हुआ है एवरी कंपनी, हर एक कंपनी, अगर कोई भी कंपनी हो और उसका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है या 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी आज अगर आप देख रहे हो तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट बनाया है अपने फाइनेंशियल ईयर का, वो जो डेट है उस डेट में आप देखोगे कि ये वाले चीज़ें में से किसी के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर कवर्ड हो जाता है तो आपको जो नियम है कमेटी बनाने का वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखें, ये जो लिमिट बताया गया उसके लिए मैंने आपको बताया एक नंबर याद करना है, वो है 5500। 5500 अगर आप याद कर लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। उसको ब्रेक करोगे, 5 पहला वर्ड आ रहा है, 5 यानी नेट प्रॉफिट, फिर 1000 आ रहा है यानी टर्नओवर, फिर आ रहा है 500 वो है नेटवर्थ। तो याद करने के लिए मैंने आपको ये एक ट्रिक बताया था, इस तरीके से आप इस नंबर को याद कर सकते हो। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कंपनी कवर हो गई, उनका कोई भी इसमें से कोई भी एक भी अगर हो जाता है तो वो CSR के अंदर आ जाती है, क्योंकि देख रहे हैं आप और लिखा हुआ है, यानी कुछ भी कवर हो जाए, नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट, कुछ भी। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर हो गया, किसी एक में वो आ गया, तब क्या करना पड़ेगा, उसे एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, 3 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, और जिसमें से एक होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पर कंपनी आके अगर ये कहे कि भाई हम लोग का तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का केस में कवर होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में कहा गया है कि कोई बात नहीं, अगर आपके केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कवर नहीं होता है, however if a company is not required to appoint an independent director under section 149 subsection 4 of Companies Act, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया किस किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। और अगर ऐसे केस में आपकी कंपनी आती है जहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको नहीं रखना है, तो ऐसे केस में आपको ज़रूरत नहीं है 3 डायरेक्टर करके बनाने की कमेटी, अब 2 डायरेक्टर से भी बनाओगे तो चलेगा। तो वही लिखा है CSR कमेटी शैल बी फॉर्म विद 2 और मोर डायरेक्टर। अब 2 या 2 से ज़्यादा रख सकते हो, डायरेक्टर बना के CSR कमेटी बना सकते हो। चलिए भी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन 2 दिया है जहाँ बताया है कि जैसे आप देख रहे हो 31 मार्च 20x4, मान लीजिए 2014 लिखा है, चलिए 2014 जो है वहाँ आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट क्या है 3 करोड़ और सेल्स है 850 करोड़। सो ये ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नेट वर्थ बता दिया है 200 करोड़ है, ठीक है, वो रबर बनाती है, ओके फाइन। लिखा है कि करंट ईयर, आज जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2014। चलिए लास्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल क्या हुआ इसका 2013। इसमें मुझे चेक करना है 2013 वाले में मुझे चेक करना है कि क्या वो लिमिट क्रॉस हो रहा है। नेट प्रॉफिट का जानते हैं लिमिट था 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, देख रहे हैं, हाँ ये 8.5 है, ऑफकोर्स ज़्यादा है। सेल्स जो है यानी टर्नओवर मेरा 1000 करोड़ के अंदर है, पर जैसे कि लिखा था और, यानी कोई भी लिमिट क्रॉस होता है तो CSR में आता है। तो जैसे आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट वाला लिमिट क्रॉस हुआ है, तो ऐसे केस में इसे CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी तो बना दिया, अब
अब इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, ये क्या करेगी? तो ये 3 चीज़ें, ये CSR से रिलेटेड ही 3 चीज़ें काम करेंगी। पहला है CSR की एक्टिविटी क्या रहेगी कंपनी के लिए, कितना अमाउंट जाएगा, और सब चीज़ को मॉनिटर करेगी। यहाँ लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हो, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू अ बोर्ड अ CSR पॉलिसी इंडिकेटिंग द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन। CSR पॉलिसी बनाएगी जिसमें बताएगी कौन कौन सा एक्टिविटी कंपनी करेगा। ये भी बताएगा कि कितना अमाउंट स्पेंड करना है, और ये भी चीज़ों को CSR पॉलिसी जो बना है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहेगा कि हाँ कुछ चेंज करना है CSR पॉलिसी में, या फिर ये पॉलिसी सही है कंपनी के लिए। सो एक्टिविटी, अमाउंट और मॉनिटर करेगा, ये 3 काम रहेगा CSR कमेटी का। चलिए, ये हो गया CSR कमेटी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी इन इस रिपोर्ट, तो बोर्ड क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी, बोर्ड रिपोर्ट उसमें बताएगी कि CSR कमेटी उन्होंने बताया जो बनाई है उसमें क्या कंपोजिशन है, कितने डायरेक्टर बैठाए हैं, वो सब के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बताएगी। अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी। CSR कमेटी ने जो पॉलिसी बनाई है CSR से रिलेटेड उसको अप्रूव करना, हाँ सही है देखना, वो भी रहेगा बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट एंड प्लेसेस ऑन कंपनीज वेबसाइट। सो जो ये कंपनी ने पॉलिसी बनाई है इसको अपनी रिपोर्ट में देना, साथ में अगर कंपनी का वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में डिस्क्लोज भी करेगी कंपनी। इंश्योर दैट द एक्टिविटी इंक्लूडेड इन CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी। CSR कमेटी ने तो चलो आपका बताया, एक्टिविटी बना दिया, पॉलिसी बना दिया, एक्टिविटी बता दिया ये करेगी, अमाउंट भी बता दिया, पॉलिसी को भी रिव्यू करिए। बोर्ड इंश्योर करेगा कि हाँ ये सब जो हो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो, वो काम किया जाए, सिर्फ पेपर में नहीं लिखा हुआ रहे, वो एक्चुअल में हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बोर्ड की। फिर है मैंने को बता दिया कि वो कंपनी जो है, कंपनी का जो बोर्ड है वो देखेगा, रिपोर्ट में डालेगा, CSR कमेटी के बारे में, पॉलिसी के बारे में डालेगा, अप्रूव करने वाला काम और एग्जीक्यूट करने वाला काम। अब हम लोग जाते हैं पॉइंट, 5th पॉइंट जो है, इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। बोर्ड भी ध्यान रखेगा कि कंपनी कम से कम, अगर वो CSR में कवर्ड हो जाती तो मिनिमम 2% है। फ्रेंड, जैसे मैंने कहा मिनिमम 2%, यानी 2% तो करना ही। CSR एक्टिविटी में अगर आप कवर्ड हो जाते हो तो मिनिमम 2% आपको स्पेंड करना पड़ता है CSR एक्टिविटी में। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 3% कर सकते हो, 4%, जितना आपका मन है कर सकते हो, बट 2% से कम नहीं होना चाहिए। 2% तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है, अपने आप कवर्ड हो उसके अंदर। सो इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, 2% का जो कैलकुलेशन करोगे अपने नेट प्रॉफिट का, तो उसमें पिछले 3 साल का मेड ड्यूरिंग द इमीडिएट 3 इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसको आप निकालोगे, उसको फिर क्या करोगे, उसका 2% निकालोगे, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट निकाला, उसको डिवाइड बाई 3 किया, उसके बाद इंटू 2% जो अमाउंट आएगा उतना तो आपको स्पेंड करना ही है CSR में। आप ज़्यादा भी कर सकते हो पर उतना तो मिनिमम है, वो करना पड़ेगा। और वे द कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग सच इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अब सपोज 3 साल तो हुआ ही नहीं था, कंपनी का तो 2 ही साल हुआ था, तो ऐसे केस में 2 साल का एवरेज निकाल के कर लो, और जितना आता है 2 साल का एवरेज करोगे, इंटू 2% करोगे, जो अमाउंट आएगा उतना स्पेंड करना है। बाई गिविंग प्रिफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरिया अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट। अच्छा, ये कहाँ स्पेंड करना है, क्लियरली बोला है कि लोकल एरिया में अब जितना प्रेफरेंस दो, यानी मेन प्रेफरेंस आपको देना है लोकल एरिया में जहाँ पर कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी जहाँ काम करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने ऑपरेट वर्ड यूज़ किया, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला वर्ड यूज़ नहीं किया। यानी बताया गया है जहाँ मेन ऑपरेट करती है वहाँ प्रेफरेंस रहेगा कि वहाँ पर वो ये सब CSR वाला एक्टिविटी ज़्यादा करे, वहाँ स्पेंड करें। बाकी जगह करेगी तो ऑफकोर्स उसको मिलेगा, वो माना जाएगा, इंडिया के अंदर ही अगर कहीं पर वो करती है तो माना जाएगा, बट लोकल एरिया को उसको प्रेफरेंस देना है जहाँ पर वो ऑपरेट करती है, जहाँ वो काम कर रही है, वहाँ के लोकल एरिया को। 6 पॉइंट है, इन केस द कंपनी फेल टू स्पेंड अमाउंट। अब सपोज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अगर बोला गया तो चलो कमेटी बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर कंपनी स्पेंड नहीं कर पाई अमाउंट उतना जितना बोला गया था। द बोर्ड शैल स्पेसिफाई द रीज़न फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। तो बोर्ड क्या करेगा,
बताएगा कि कंपनी क्यों स्पेंड नहीं कर पाई। एंड अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब सपोज कंपनी स्पेंड भी नहीं कर पाई और ऊपर से कोई ऐसा नहीं है कोई प्रोजेक्ट चल रहा था उसके लिए पैसा रखी थी, कुछ है ही नहीं कंपनी के बाद डिसाइडेड कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। ट्रांसफर सच अनस्पेंड अमाउंट टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके 6 मंथ तक का टाइम है, वो खत्म होने के बाद 6 मंथ तक का टाइमिंग है। आप उस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो कहाँ, शेड्यूल 7 में जहाँ बताया गया है वहाँ पर। तो अनस्पेंड अमाउंट ऑफ द फंड कहाँ आप दोगे, ट्रांसफर कर दोगे शेड्यूल 7 वाली जगह पे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का टाइम है। सो अब सपोज कि एनी अमाउंट, नेक्स्ट पॉइंट है एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड। सो एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड परसेंट ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब सपोज कोई काम चल रहा है, आप पूरा पैसा इसलिए नहीं खर्चा कर पाए क्योंकि लिए आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम चल रहा है, उसके लिए आपने वो मनी सेव करके रखा है, आप CSR पे ही कर रहे हो। पर एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट होता नहीं ना कि एक साथ ही सारा पे करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पे करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है, पर आप CSR के लिए सेव करके अलग करके रखा हुआ है आपका पैसा। तो ऐसे केस में क्या बोला है कंपनी के लिए कि अंडरटेक बाय अ कंपनी इन परसुएंट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट any amount remaining unspent pursuant to any ongoing project undertaken by a company in pursuance of its CSR policy, यानी CSR पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंगली ही वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और आप उसके लिए अमाउंट रखे हो, shall be transferred by the company within 30 days from the end of the financial year to a special account। शेड्यूल बैंक में आप एक स्पेशल अकाउंट में वहाँ पर आप वो अमाउंट डिपॉजिट करा दो, तो कंपनी माना जाएगा कि चलो ठीक है, तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, माना जाएगा कि आप चीज़ों को कंपनी एक्ट 2013 को कंप्लाई कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो। यानी पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ आप सोचोगे पैसा अपने हाथ में रखें, वो अलाउड नहीं है। आप वो पैसा 30 दिन के अंदर एक पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जैसे जैसे काम जरूरत पड़ेगा फिर वहाँ से निकाल के आप पेमेंट करते रहिए। टू बी कॉल्ड अनस्पेंड CSR अकाउंट, वो जो अकाउंट होगा उसका नाम होगा अनस्पेंड CSR अकाउंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। Such amount shall be spent by the company in pursuant of its obligation toward the CSR policy within 3 financial year from the date of such transfer। अच्छा, आपने शेड्यूल बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा तो करा दिया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके 30 दिन के अंदर आपने जमा करा दिया, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होता है, आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था बोल के आपने जमा करा दिया, आपके पास अब 3 साल का टाइम है, 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर ये पैसा जो है CSR एक्टिविटी में ख़त्म कर देंगे, तो माना जाएगा कि हाँ आपने चीज़ को कंप्लाई किया। फेलिंग विच द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, विद इन 30 डेज के अंदर आपने अकाउंट में जमा करा दिया, शेड्यूल बैंक के स्पेशल अकाउंट ओपन किया, जमा करा दिया। अब 3 साल खत्म हो गया, फिर भी आपका अमाउंट जो अभी भी बचा हुआ है वो पूरा स्पेंड ही नहीं हुआ आपका, तो क्या करें। तो ऐसे केस में बुलाया गया आपको और 30 दिन मिल रहा है, 30 दिन आपको और मिल रहा है, ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, आपको हम 30 दिन और दे रहे हैं, आप जो शेड्यूल 7 में जो पॉइंट बताया गया उसमें से कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भी हम लोग मान लेंगे कि हाँ आपने कंप्लाई किया चीज़ों को। तो आपको पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना है शेड्यूल 7 वाली जगह पे जहाँ जो स्पेसिफाइड फंड है। ट्रांसफर द सेम टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 7 में जो फंड स्पेसिफाई किया गया अब उस फंड में डोनेट कर दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हाँ आपने कंप्लाई किया। फिर है इफ़ अ कंपनी कंट्रावेंस द अबव प्रोविजन, चलो कंपनी ने माना ही नहीं, अभी भी उन्होंने जो टाइम लिमिट था सारा फेल कर दिया, कुछ किया नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख। कंपनी पे 50,000 से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है, और जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उनको 3 साल तक का जेल हो सकता है, या फिर उन्हें 50,000 से 50,000 से लेकर 5 लाख तक या दोनों ही लग सकते हैं फाइन। सो ये पेनल्टी वाला चीज़ बताया गया है यहाँ पर, 50K से लेके 25 लाख कंपनी के ऊपर बताया गया है, और डिफॉल्टिंग जो ऑफिसर है उसके लिए कहा गया 3 साल का जेल हो सकता है, या फिर 50K 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, जेल और फाइन।
ये पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्पेंड अमाउंट का क्या होगा, और सपोज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो, और पेनल्टी, ये जो रोल ऑफ बोर्ड में ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 135 का मैंने आपको ये सब तो बता दिया। एक इलास्ट्रेशन है 3 वाला, जिसमें लिखा है कि एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमेबल गुड, लाइक कुछ गुड्स बनाता था। एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर पॉलिसी इट हैज डिसाइडेड दैट फॉर एवरी पैक ऑफ दिस गुड्स सोल्ड certain amount will go toward the Save Tree Foundation, which will qualify as CSR spend as per Schedule 7. Schedule 7 में है Save Tree Foundation, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में वो देगा, डोनेट करेगा जितना सेल होगा। Consequently, at the year end, the company sold 25,000 such pack and इतना अमाउंट स्पेंड कर दिया। However, this amount was not paid to the foundation at the end of the financial year. अमाउंट को अलग करके रखा गया है बट पेमेंट नहीं हुआ पूरा, तो क्या वो उस अमाउंट को भी मैं क्वालिफाई कर दूं कि हाँ भाई सीएसआर एक्सपेंडिचर है, बस पेमेंट ही तो बचा हुआ है? द आंसर इज नो। सिर्फ पैसा अलग करके रख देने को आप सीएसआर नहीं बोल सकते, आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो स्पेंड करना जरूरी है। टू क्वालिफाई द अमाउंट टू बी सीएसआर इट हैज़ टू बी स्पेंड। स्पेंड नहीं करोगे तो आप सीएसआर नहीं क्लेम कर सकते। चलिए ये हो गया। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन सेक्शन 198, क्या क्या इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो कवर्ड है। नेट प्रॉफिट का जैसे मैंने आपको बताया, आप थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपको नेट प्रॉफिट ही नहीं समझ में आएगा। सो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो बताया गया वो आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत प्लस माइनस करते करते आपको ये फाइनल निकलेगा, इसलिए मैं इसे रीड आउट नहीं कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तब फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी। फिर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन सीएसआर एक्टिविटी। सीएसआर एक्टिविटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अनस्पेंड अमाउंट का क्या करना है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, ये सब बता दिया। एक और चीज़ बताऊं कि सीएसआर एक्टिविटी जो कंपनी करती है वो एक्सक्लूड करेगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी आपका कोई बिजनेस ही है, आप उसको नहीं बोल सकते कि हाँ ये मेरा सीएसआर एक्टिविटी में भी आ गया, ये मैंने सीएसआर कर दिया। जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसको आप सीएसआर में इंक्लूड नहीं कर सकते। द सीएसआर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ कंपनी शैल एक्सक्लूड एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सपोज आपने बहुत हैवी डिस्काउंट दे दिया, जो नॉर्मली आप देते नहीं हो, बहुत हैवी डिस्काउंट देके एक अपना गुड्स जो है एक अफेक्टेड एरिया में, कुछ फ्लड आ गया था, अफेक्टेड एरिया था, तो आप सोशल वर्क कर रहे थे, तो आपने वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में अपने सेल कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में किया, मैंने सीएसआर किया है, उतना डिस्काउंट जो है वो सीएसआर मान लीजिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही माना जाता है। तो इसे आप सीएसआर नहीं मान सकते। फिर बताया गया है कंपनी में कोलैबोरेट विद अदर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और CSR activity in such a manner that the CSR committee of respective companies are in a position to report separately, report कर पाए separately on such project program in accordance with this rule. So कई बार ये हो सकता है, पॉसिबल है कि कंपनी चाहे मिल के कोलैबोरेट करके, सब 2-3 कंपनी मिल के साथ मिल के CSR एक्टिविटी कर रही है, तो भी अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हो। फंड पुल कर लिया, फिर वहाँ से CSR बड़े तौर पे CSR एक्टिविटी कर पा रहे हो। सो ये अलाउड है, प्रोवाइडेड आप सेपरेटली अपना कंट्रीब्यूशन जो है रिपोर्ट कर पाओ। जैसे कि लिखा है इन सच अ मैनर दैट द CSR कमिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी, जो कंपनी जुड़ी है, आर इन अ पोजिशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल। तो रिपोर्टिंग प्रॉपरली कर पाए। हाउ कैन कंपनीज विद स्मॉल CSR फंड टेक अप CSR एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम मोड। तो छोटी छोटी कंपनी CSR कैसे करे। हाउ कैन कंपनी विद स्मॉल CSR फंड, मेरे पास छोटा ही CSR फंड है, बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करें CSR में, तो पुलिंग कोलैबोरेट करके आप कर सकते हो, जिसके बारे में रूल 4 में बताया गया है। CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटी अंडरटेकन इन इंडिया ओनली शैल अमाउंट टू CSR। एक और बात, सिर्फ इंडिया में ही आपको वो CSR करना पड़ेगा। बाहर फॉरेन कंट्री में CSR एक्टिविटी करके यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ मैंने कंप्लाई किया है, नहीं, वो माना नहीं जाएगा। आपको इंडिया में करना है, लोकल एरिया जहाँ ऑपरेट करते हो उसको प्रेफरेंस देना है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को CSR में नहीं इंक्लूड करना है। जैसे कि आप देखोगे इलास्ट्रेशन 5 में बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ड्यू टू इमेंस लॉस टू नेपाल इन अ रीसेंट अर्थक्वेक। नेपाल में अर्थक्वेक से सपोज बहुत लॉस हुआ है,
One FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, अंडरटेक वेरियस कमर्शियल एक्टिविटी. और उन्होंने क्या किया, कमर्शियल एक्टिविटी किया विथ कंसिडरेबल डिस्काउंट एंड कंसेशन एट अ रिलेटेड affected area of Nepal for a continuous period of 3 months after earthquake. In the financial statement क्या किया वो लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में द मैनेजमेंट शोन द एक्सपेंडिचर, खर्चा दिखा दिया क्या कि मैंने CSR किया. तो क्या ये अलाउड है? आंसर इज नो. पहला नेपाल बोला गया, तो नेपाल तो इंडिया के बाहर है, यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है इंडिया के अंदर करना है. दूसरा बोला कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी तो ऐसे ही कवर्ड नहीं होता आपका CSR में. तो इन रीज़न के कारण इसे CSR नहीं माना जा सकता. चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटी दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिली शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी. सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए, उनके फैमिली के लिए आप कर रहे हो, वो CSR माना नहीं जाएगा, सबके लिए होना चाहिए. कंपनी में बिल्ड CSR कैपेबिलिटी ऑफ देयर ओन पर्सन एज वेल एज दोज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थ्रू इंस्टीट्यूशन with established track record of at least 3 financial year, but such expenditure shall not exceed 5% of total CSR expenditure of the company in one financial year. पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिए इसमें एक लिमिट बता रहा है CSR एक्सपेंडिचर का, जो कि है 5%. इसमें ये बता रहा है कि कंपनी ने सपोज सर्टेन अमाउंट अलग कर दिया कि हाँ इस साल वो मिनिमम तो 2% स्पेंड करना ही है. सपोज वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बार 4% स्पेंड करेंगे, 4% स्पेंड करेंगे, उन्होंने डिसाइड किया इस साल वो लोग 4% स्पेंड करने वाले हैं CSR एक्टिविटी पे. अब क्या होगा, कंपनी में बिल्ड CSR कैपेबिलिटी ऑफ देयर ओन पर्सन. कंपनी क्या करती है, CSR कैपेबिलिटी, CSR करने के लिए खुद से वो लोग आदमी लोग कर सकती है हायर कि हाँ ये लोग हम लोग मिल के खुद ही बैठ के खुद ही मिल के CSR एक्टिविटी करेंगे, एज वेल एज दोज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, या फिर जो लोग CSR एक्टिविटी एजेंसी करती है उनके थ्रू हम लोग करेंगे, थ्रू इंस्टीट्यूशन विथ एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. मिनिमम 3 फाइनेंशियल ईयर का उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. ऐसी कंपनी के साथ मिलके वो लोग चाहते करें, यानी खुद से एज वेल एज दोज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू. बट सच एक्सपेंडिचर कर तो सकती है, खुद के आदमी लोग बना के ग्रुप बना के खुद से भी कर सकती है, किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू भी करवा सकती है ये CSR. बट तब एक लिमिट है, वो लिमिट है 5% का. वो भी क्या, 5% ऑफ CSR टोटल CSR एक्सपेंडिचर, यानी जितना भी पैसा आपने CSR एक्सपेंडिचर के लिए डिसाइड किया है इस साल के लिए, उसका 5% आप निकालोगे, और वो 5% ही आप दे पाओगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को करने के लिए, या फिर खुद से जो भी आपने बनाया है वो लोग उस पर कर पाओगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर, एडमिनिस्ट्रेशन का सबका मिला के मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर. जितना पैसा आपने CSR एक्सपेंडिचर के लिए अलग किया इस फाइनेंशियल में, उसका 5% ही आप इस मैटर पे दे पाओगे. यानी कंपनी में बिल्ड CSR कैपेबिलिटी ऑफ द ओन पर्सन, खुद के पर्सन का, एज वेल एज चाहे तो एज वेल एज साथ में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू भी करा सकती है CSR. ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू करा रही है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी सेक्शन 8 वाली या ट्रस्ट हो गया, इनके थ्रू भी करा सकती है. उनके पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये लिमिट है, मैक्सिमम आप इतना अमाउंट वो लोग को दे सकते हो CSR के लिए. सो ये एक तरीका हो गया CSR एक्सपेंडिचर करने का, और लिमिट बता दिया. रेस्ट शेड्यूल 7 में तो जो बताया उसमें तो आप कर सकते हो आराम से, बट ये अलग से स्पेसिफाई कर दिया. यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक होता है एक्सपेंडिचर जो आप खुद एक डायरेक्टली कर रहे हो, और एक होता है आप किसी एजेंसी के थ्रू होके कर रहे हो. सो ये जो एजेंसी के थ्रू होके आप कर रहे हो, वहाँ ये लिमिट है 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर. पर अब आप डायरेक्टली कर रहे हो, यानी शेड्यूल 7 में जो जो बताया गया उसमें आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो ये लिमिट नहीं आता. पर किसी एजेंसी के थ्रू होके कर रहे हो, या अपने पर्सन बना के थ्रू वैसे करके जा रहे हो, कंपनी में बिल्ड CSR अपना कैपेबिलिटी बना ले CSR का, वो ग्रुप बनाया हुआ और वो ग्रुप ही कर रहा है, तो भी लिमिट है. बट शेड्यूल 7 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो जो बताया गया वहाँ कर रहे हो डायरेक्ट. सपोज जैसे एग्जांपल दूँ तो मैं क्लीन गंगा फंड बोल के गवर्नमेंट ने सेटअप किया, आप डायरेक्ट वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो CSR का, तो आप आराम से कर सकते हो, अमाउंट उतना दे सकते हो.
तब ये लिमिट नहीं आता। बट किसी एजेंसी के थ्रू रूट करके आप जा रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो वो भी कौन, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो ये सब करती है, जैसे सेक्शन मैंने बताया सेक्शन 8 ट्रस्ट वाली कंपनी, ये सब करती है, उनके थ्रू आप करके जा रहे हो तो ये लिमिट है, अदरवाइज नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो सीएसआर में नहीं आएगा। सरप्लस अराइजिंग सीएसआर से कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ एक्टिविटी की आपने सीएसआर से और उससे कुछ इनकम जनरेट हो गया, तो वो बिजनेस के प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो ये नहीं माना जाएगा कि वो बिजनेस का प्रॉफिट है। CSR expenditure shall include all expenditure including contribution to corpus for project or program relating to CSR activity approved by board on the recommendation of CSR committee, but does not include any expenditure on an item not in conformity or not in line with the activity fall within the purview शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। यानी शेड्यूल 7 वाले में जो है उस लाइन के अंदर, उस रेंज के अंदर आप कर रहे हो तो अलाउड है, उसके बाहर अलाउड नहीं है, CSR नहीं माना जाएगा। द बोर्ड रिपोर्ट में shall include an annual report on CSR containing particulars as specified। बोर्ड रिपोर्ट बनता है कंपनी का, उसमें CSR के बारे में एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR जो बताया गया प्रिस्क्राइब्ड है वो कंटेंट देना पड़ेगा आपको। इलास्ट्रेशन 6, ABC लिमिटेड इज अ कंपनी विच कम्स अंडर एम्बिट ऑफ सेक्शन 135। चलिए उसके सेक्शन 135 के अंदर कवर्ड हो गई कंपनी। द बोर्ड डिड नॉट अप्रोप्रिएट द CSR फंड को अलग नहीं किया, CSR फंड में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए था नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज नो एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR इन बोर्ड रिपोर्ट। तो CSR के बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाया। क्या ये सही है? आंसर इज नो। इट हैज़ बिन क्लैरिफाइड एज पर रूल 9। रूल 9 में साफ लिखा हुआ है कि द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी जिसमें सेक्शन 135 लगा है उसमें एक एनुअल रिपोर्ट देना है, एनुअल रिपोर्ट देना है CSR का, और जो पर्टिकुलर्स बताए गए CSR रूल में वो देने हैं। रिपोर्टिंग ऑफ CSR पॉलिसी ऑफ अ कंपनी इन द बोर्ड रिपोर्ट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है कि आप रिपोर्टिंग करो, साफ बताओ कि आपने क्या किया, नहीं किया तो ये भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। इफ़ द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड आर नॉट फुलफिल्ड, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो पेनल्टी लग जाएगा आपके ऊपर। फिर है कौन कौन सी एक्टिविटी परमिजिबल है CSR में, यानी शेड्यूल 7 की वो लिस्ट। हम लोग शेड्यूल 7 के बारे में बहुत देर से बात कर रहे थे, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 है, तो ये अब जो देख रहे हो ये उसकी लिस्ट है, ये सब एक्टिविटी अलाउड है। इसमें एक खास चीज़ है, पॉइंट नंबर 8 देख रहे हो, वहाँ लिखा कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, द बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। इसमें एक और चीज़ खास ये है कि प्राइम मिनिस्टर CARES फंड, ये एक नया फंड जो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ। इस फंड में भी अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है, डोनेट करती है इस फंड में, तो भी माना जाएगा कि वो CSR कंप्लाई कर रही है। अब बात करते हैं, अच्छा ये भी है 12 नंबर पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर ऐसा कुछ करती है तो भी माना जाएगा कि वो CSR कर रही है। डिजास्टर को मैनेज करना, कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर, और रिलीफ कैंपेन चलाना, ये सब माना जाएगा। अकाउंटिंग फॉर CSR, अकाउंटिंग कैसे करना है CSR का। अगर CSR एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है और वो रेवेन्यू नेचर का है तो वो PL में जाएगा, और वो कैपिटल नेचर का होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आगे देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए वो दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे शो करना है। बैलेंस शीट में आप दिखाओगे कोई एसेट बना के तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो CSR एसेट है, और जो भी अगर वो इंड AS 16 में आता है तो उसको वैसे डिस्क्लोज करो, इंड AS 40 में आता है तो उसको उसके हिसाब से डिस्क्लोज करो, इंड AS 38 में आता है तो उसको उस हिसाब से डिस्क्लोज करो। ऊपर रहेगा CSR एसेट बोल के, अब जो भी एसेट में आता है वो आप एसेट में लिख दोगे, जब जिस इंड AS में कवर्ड होता है उस हिसाब से आप उसको डिस्प्ले करोगे, दिखाओगे। फिर है 7 नंबर, बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर CSR एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। सपोज एक बिल्डिंग है जिसमें CSR होता है, CSR एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। द सेम इज कैपिटलाइज, अब क्योंकि लिए मैं उसे CSR के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसे कैपिटलाइज करके एसेट में दिखा रही हूँ,
और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रही हूँ, क्या मैं उस डेप्रिसिएशन पे भी बोल सकती हूँ कि भाई डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है और CSR का बिल्डिंग है एसेट है वो वाला, तो वो उसको भी CSR मान लें एक्सपेंडिचर को? द आंसर इज नो। क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आप कोई एसेट को CSR मान रहे हो, CSR एसेट में आ रहा है, उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो CSR नहीं माना जाएगा। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो एक्सपेंडिचर बोला वो अलग कर सकते हो, ये वाला डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं करोगे। आप डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स क्लेम कर सकते हो, आप पीएल में ज़रूर दिखा सकते हो कि हाँ इस बिल्डिंग के अगेंस्ट इतना डेप्रिसिएशन है, बट इस डेप्रिसिएशन को CSR एक्सपेंडिचर मत बोलो, ये बताया गया। और इसे शो मत करो कि CHR एक्सपेंडिचर है। CSR एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, जितना अमाउंट बोला उतना करना पड़ेगा, ये नहीं तो अलग मोड से जो बताया गया है वो मोड में आप कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है वेदर एनी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। यानी कोई अनस्पेंट अमाउंट है, यानी पैसा खर्चा नहीं हुआ, तो मैंने जिसको बताया था सेक्शन 135 सेक्शन 5 ऑफ कंपनी एक्ट रिक्वायर दैट द बोर्ड ऑफ एवरी एलिजिबल कंपनी, जिस कंपनी पे ये लगता है सेक्शन 135, शेड इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड करे इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में at least 2% of average net profit of the company made during the 3 immediate preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 financial year since its incorporation during such immediate preceding financial year। यानी 2% निकालेंगे किसका? पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे नेट प्रॉफिट का, उसका 2% निकालेंगे, उतना मेरे को हर साल स्पेंड करना है। क्योंकि मैं CSR में कवर्ड हूँ तो मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, 2 ही साल है पीछे में, देखो 2 ही फाइनेंशियल ईयर मेरे पास का पड़ा हुआ है, तो फिर मैं उसका एवरेज निकालूंगी और वैसे कैलकुलेट करूंगी। इन परसुएंट ऑफ CSR पॉलिसी अ प्रोविजन टू दिस सेक्शन स्टेट दैट इफ द कंपनी फेल टू स्पेंड सच अमाउंट, कंपनी नहीं कर पाती तो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, एंड अनलेस सच अनस्पेंड अमाउंट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो मेरे पास 6 महीने का टाइमिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 6 मंथ के अंदर डिपॉजिट कर दो। और अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 30 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक अकाउंट में डाल दूंगी, अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट बोल के, और फिर वहाँ से मैं यूज़ करती रहूँगी और मेरे पास 3 साल का टाइम रहेगा वो अमाउंट, जो बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है उसे स्पेंड करने का। 3rd ईयर में नहीं कर पाती तो वहाँ से भी मुझे 30 दिन का टाइम दिया गया है कि मैं फंड शेड्यूल 7 में जो फंड बताया गया उस फंड में दे दूँ पैसा, तो भी मान लिया जाएगा कि हाँ मैंने कंप्लाई किया है। और कंपनी नहीं करती ये सब चीज़ तो क्या होगा? पेनल्टी, जैसे कि मैंने तो बताया था पिछली बार भी 50,000 लगता है, बट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, डिफॉल्टिंग ऑफिसर जो भी है उन पे कितना लगेगा? 3 साल का जेल हो सकता है, या 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है, या दोनों ही, जेल और फाइन दोनों ही हो सकते हैं। Whether the excess amount can be carried forward to set off against future CSR expenditure, the answer is no। आपने सपोज मिनिमम बोला गया है 2% आपको स्पेंड करना है, पर आपने क्या किया 4% स्पेंड कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने 2% एक्स्ट्रा किया है तो नेक्स्ट ईयर में मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर इज नो, आपको करना पड़ेगा। ये 2% जो है वो मिनिमम अमाउंट है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब 3% आप ज़्यादा कर सकते हो पर इस अमाउंट से कम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में सिर्फ यही बताया गया, वेदर द एक्सेस अमाउंट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर CSR एक्सपेंडिचर। क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ? तो आंसर इज नो, आपसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो अपने एक्स्ट्रा स्पेंड किया उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। Accounting treatment as per AS and Ind AS, it has been clarified that the board is free to decide whether any unspent amount is to be carried forward to the next year, and the same shall be over and above the next year CSR allocation equivalent to at least 2% average net profit of the company. Any shortfall in spending CSR shall be explained in the director's report। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर शॉर्टफॉल होगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल स्टेट द अमाउंट कि कितना अनस्पेंड है, शॉर्टफॉल कहीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो वो सब बात आपको बताना पड़ता है रिपोर्ट में, ये चीज़ वही लिखा हुआ है। सो ये इतना ध्यान रखिए कि हर साल आपको 2% स्पेंड करना ही पड़ता है। आप CSR में कवर्ड हो तो हर साल आप 2% करके स्पेंड करोगे।
तो इट हैज़ बिन, ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई है, 2% मिनिमम करना पड़ेगा। उसके बाद है इलस्ट्रेशन, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड, एक्सेस करते हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विस बाय एन एंटिटी। तो कुछ केस में क्या होता है, कंपनी गुड या सर्विस जो देती है, उन्होंने दिया अपने एम्प्लॉय के थ्रू दिया, तो और वो CSR में वो कोई वैसे नहीं कर रही है कि डिस्काउंट करके वैसे नहीं दे रही है, नॉर्मल दे रही है, तो ऐसे केस में सप्लाई के केस में तो जो कैलकुलेट करोगे, अब कैसे कैलकुलेट, कंपनी चाहे तो खरीद के दे सकती थी, वो खुद ही दे रही है, तो वैल्यूएशन कैसे करोगे इस चीज़ का, जो चीज़ दे रही है उसका वैल्यूएशन के लिए बोला कि द गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी शुड बी वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। AS2 में जैसे बताया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एडअप करके करोगे। और कोई ग्रांट मिला है, व्हेन अ कंपनी रिसीव अ ग्रांट फ्रॉम अदर फॉर कैरिंग आउट CSR एक्टिविटी के लिए कुछ से कुछ ग्रांट मिला है, तो नेट करके यानी जो प्लस माइनस करके जो नेट इफेक्ट आता है वो वाला चीज़ दिखाओगे कि हाँ इतना अमाउंट है वो मैंने CSR में कंट्रीब्यूट किया है। फिर है इलास्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बताया जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी ले लिया तो समझ जाइए कि CSR तो हो ही नहीं सकता, कॉमर्शियल एक्टिविटी कवर्ड ही नहीं है CSR में। ऊपर वाले केस में कहते हैं सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विस बाय एन एंटिटी, गुड या सर्विस जो एंटिटी है वो दे रही है CSR के नाम पे दे रही है, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के नेचर में नहीं आता तब, यानी वो जो दे रही कंट्रीब्यूट, वो तो खरीद के भी दे सकती थी, पैसा दे सकती थी, या जो फूड प्रोवाइड कर रही है वो दे सकती थी, बट अगर उसका वही चीज़ का काम है तो वो खुद से दे रही है और कॉस्ट उसका जो है उतना अमाउंट मानेगी, प्रॉफिट इंक्लूड करके नहीं, सिर्फ कॉस्ट जितना है उतना मानेगी कि CSR पे दे रही है, टैक्सेस इंक्लूडेड। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम CSR प्रोजेक्ट प्रोग्राम और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ CSR एक्टिविटी। अब CSR एक्टिविटी करते वक्त कुछ इनकम जनरेट हो गया, तब ऐसे केस में क्या किया जाए, तो बोला गया है कि ऐसे केस में उसे तो आप पहले PL में दिखा दोगे इनकम साइड में, और साथ ही में जब उसे इनकम में दिखाओगे वो साथ ही उसके बाद आपको उसको लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ द सेम शुड इमीडिएटली बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी फॉर CSR एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट एंड रिकॉग्नाइज एज अ चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ PL। आपका इनकम है, वो इनकम जो आया CSR आपने किया उस पर आपको इनकम भी किसी तरीके से जनरेट हो गया, तो वो आपका बिजनेस का इनकम नहीं है, वो जो अमाउंट आया आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा CSR एक्टिविटी में, और उसके लिए आप दिखाओगे लिख के कि हाँ ये मेरा लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी कॉर्नर में आप दिखाओगे हाँ ये CSR लायबिलिटी है, PL से भी वो अमाउंट इनकम का हटा दोगे। और जैसे मैंने बोला था मिनिमम 2% एवरेज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे तो उसका तो बताया गया था, प्लस माइनस करके कैसे कैलकुलेट करना है, और मिनिमम 2% निकालना है, वो भी कितना, मेड ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल का निकालोगे, अगर पिछले 3 साल नहीं हुए, 2 ही साल हुए, 1 साल जैसा भी हुआ है तो उसका एवरेज करके नेट प्रॉफिट निकाल के आप उतना अमाउंट स्पेंड करोगे इस ईयर। CSR एक्सपेंडिचर इन द इनकम टैक्स सिनेरियो, इसमें क्या बताया है, इसमें ये बताया है कि CSR एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, बीइंग एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज नॉट इंक्लूडेड होली एक्सक्लूसिव, तो अब क्या, जब इनकम टैक्स का आपको पता है कैलकुलेशन होता है, कंपनी में टैक्स कैलकुलेट करती है, जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है वो हटा देती है, उसके बाद जो इनकम जनरेट हुआ उस पर टैक्स देती है, इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। तो क्या CSR से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसको भी कंपनी दिखा सकती है, हाँ ये खर्चा हुआ, ये माइनस कर देंगे, उसके बाद जो मेरा इनकम हुआ उस पर टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। होता क्या है कि आपने जो इनकम, बिजनेस का जो इनकम जनरेट हुआ उससे रिलेट, उसके बाद आप माइनस करोगे जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, उसके बाद जो इनकम आया उस पर आप टैक्स देते हो। CSR से रिलेटेड जो खर्चा आपने किया है उसको आप बिजनेस इनकम बोल के नहीं बिजनेस का एक्सपेंसेस बोल के नहीं शो कर सकते। अब क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता, तो आपको उस पर भी टैक्स लग जाता है। एक और बात बोला है कि सपोज जो CSR का जो आपने खर्चा किया है वो सेक्शन 30 से लेकर 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो बताया गया है उससे रिलेटेड है। जैसे कि रेंट, मैं आपको बताऊँ रेंट पेड, तो रेंट पेड जो है उसी के रेंज में आता है।
तो क्या मैं इसे CSR एक्सपेंडिचर बोल के डिडक्शन क्लेम कर लूँ इनकम टैक्स में? द आंसर इज यस, हाँ, तब आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपका CSR का जो भी खर्चा है सेक्शन 30 से लेकर 36 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसके वो वाली चीज़ में आता है, सेक्शन 30 या 31, 32, 33, 34, 35, 36 में से किसी में भी अगर आता है, कवर्ड होता है, तो ऐसे केस में आप वो खर्चा इनकम टैक्स से कैलकुलेशन करते वक्त उस पर दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरा CSR का एक्सपेंडिचर है, माइनस करके जो बैलेंस इनकम आया उस पर आप टैक्स दो। तो ये इसका था। जैसे कि आप देख रहे हो इलास्ट्रेशन में दिया हुआ है, ABC लिमिटेड कैरीज आउट CSR एक्टिविटी फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस इन पुणे। पुणे में एक रेंटेड प्रीमाइसेस था, वहाँ से वो CSR एक्टिविटी करता था। रेंट पे किया, इज डिस्क्लोज्ड एज CSR एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेंट को मैंने CSR एक्सपेंडिचर दिखाया एंड सब्सिक्वेंटली उस पर डिडक्शन भी मांग लिया इनकम टैक्स में। क्या ये आप कर सकते हो? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रेंट जो है वो सेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड किया जाता है। सो जैसे बताया, सेक्शन 30 से लेकर 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो कवर्ड होता है तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ये बताया गया है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ CSR प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लास्ट है, इसमें ये बताया गया कि आप कैसे डिस्क्लोज करोगे। सो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL एंड शेड्यूल 3 तो कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 बताता है कि PL बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो शेड्यूल 3 में बताया गया है, रिक्वायर दैट द इन द केस ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on corporate social responsibility activity shall be disclosed by way of note to the statement of PL। PL में नोट में आप दिखाओगे कि हाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी में खर्चा क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट आपने खर्चा किया है CSR एक्टिविटी में, वो नोट में जाएगा। उसके बाद ये भी लिखा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टिल इन द लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया जा रहा है, कंपल्शन नहीं, रिकमेंडेशन है, दैट ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ CSR एक्टिविटी दैट क्वालिफाई टू बी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंसेस in accordance with the relevant provision as disclosed above should be recognized as a separate line item in CSR expenditure in the statement of PL। यानी PL जब आप बनाते हो और जो भी आप एक्सपेंडिचर CSR नेचर का कर रहे हो तो ऊपर एक ब्रॉड टर्म लिखो CSR एक्सपेंडिचर और उसके अंदर में वो सारे एक्सपेंसेस आप दिखा दो। तो ये रिकमेंडेशन है, कंपल्शन नहीं है पर रिकमेंडेशन है, आप ये करोगे तो बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। सो पहले तो PL का नोट बताया, फिर बताया एक्सपेंडिचर CSR एक्सपेंडिचर बोल के लिखने के लिए PL में, फिर बताया फर्दर द रेलिवेंट नोट शुड डिस्क्लोज द ब्रेकअप ऑफ वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द लाइन ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। अच्छा, जो आप नोट बनाओगे उस पर प्रॉपर ब्रेकअप करके दिखाओगे कि हाँ CSR एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है उसको ब्रेकअप करके तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा कि कैसा है। जैसे कि द नोट्स टू अकाउंट रिलेटिंग टू CSR एक्सपेंडिचर शुड ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग, ग्रॉस अमाउंट कितना है, अमाउंट स्पेंड कितना है, जैसे कि आप देख रहे हो इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है अगर कुछ तो वो भी दिखाना पड़ेगा, CSR से रिलेटेड कुछ है, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने कोई एक ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर। सो मैंने कंट्रीब्यूट किया एक ट्रस्ट में जिसको कंपनी कंट्रोल कर रही है और वो CSR नेचर का दिखा रही है एक्सपेंडिचर, तो सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CSR से, क्या मैं CSR का प्रोविज़न क्रिएट कर सकती हूँ? जैसे कि मैंने बताया CSR का एक्सपेंडिचर प्रॉपर स्पेंड करना पड़ेगा तब आप माना जाएगा कि हाँ आपने CSR किया। तो क्या मैं प्रोविज़न लिख के दिखा सकती हूँ? मैंने एक्सपेंडिचर नहीं किया है पर प्रोविज़न कर दिया, मैं करूँगी, ये अलाउड है? द आंसर इज हाँ, ऐसे तो अलाउड नहीं है पर हाँ एक एक्सेप्शन तो है इसका, वो ये अगर आपने ऑब्लिगेशन बेयर कर ली है इस चीज़ की, यानी सपोज आपने CSR जो है एक्टिविटी कर लिया, अब सिर्फ उसका अमाउंट रिम्बर्स करना बाकी रह गया, तो एक तरह से आपने एक्टिविटी तो कर दी, ऑब्लिगेशन तो आ गया आपका पेमेंट करने का, तो ऐसे केस में तब आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज CSR का प्रोविज़न नहीं क्रिएट किया जाता। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कब आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो। सो अब इसमें हो गया हम लोग का ये CSR चैप्टर एंड। इसके बाद है क्वेश्चन
A property is being constructed to operate CSR activity by a company. At the balance sheet date, the cost of construction is treated as revenue expenditure. CSR का जो था revenue expenditure था. Are there any additional disclosure required in financial statement regarding this? तो क्या कुछ disclosure करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएल में आएगा तो पीएल के नोट के अंदर आएगा. और ये भी बताया गया है जब पीएल बनाओगे तो सीएसआर एक्सपेंडिचर बोल के दिखाओगे तो रिकमेंडेशन है बेहतर तरीके से प्रेजेंट होता है. तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है. फिर है इन द ईयर 2001 XYZ लिमिटेड फॉल विद द परव्यू ऑफ सीएसआर प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट में सीएसआर प्रोविजन के अंदर आ गया है. ठीक है. सिंस इट्स नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा था, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होता तो सीएसआर में आ जाता है नेट प्रॉफिट. द कंपनी डिस्चार्ज सीएसआर ऑब्लिगेशन 2012 में उसने सीएसआर कर दिया, 11 में आ गया तो 12 में उसने कर दिया. हाउएवर द नेट प्रॉफिट ऑफ द 12 वाज लेस देन, पर 12 में उसका नेट प्रॉफिट तो था नहीं 5 करोड़. तब क्या? ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द अदर 2 क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 135 फॉर सीएसआर कंप्लायंस विद. Therefore, the company stopped performing CSR activity from the year 2013 से स्टॉप कर दिया. तब क्या करें? 11 में लाइबिलिटी आया, 12 में उसने प्रोवाइड किया, 13 में उसने नहीं किया क्योंकि 12 में था नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2012 में नहीं था. तो इसके लिए बोला गया वंस अ कंपनी हैज़ फुलफिल्ड, अगर एक बार कंपनी इस दायरे में आ जाती है, सेक्शन 135 में कवर हो जाती है, तब क्या होता है? इट हैज़ टू फुलफिल CSR एक्टिविटी फॉर द सब्सिक्वेंट 3 फाइनेंशियल ईयर. आपको 3 फाइनेंशियल ईयर तक ये करना पड़ेगा CSR, भले ही आपका उसके बाद लिमिट क्रॉस नहीं हुआ. यानी फर्स्ट ईयर आपका हुआ क्रॉस, आपने 3 साल फिर आपको करना पड़ेगा. 3 साल तक आपका कोई लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, आपने देखा कि नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उसके बाद से आप CSR नहीं करोगे तो चलेगा. सो इन द गिवन केस XYZ fall in the ambit of CSR obligation by fulfilling the criteria of net profit exceeding 5 crore in the year 2011. So it has to discharge its CSR obligation by spending 2% of average net profit every year starting from, so जैसे कि बताया 11 में आया था, फाइनेंशियल ईयर में वो क्रॉस हुआ था, तो 12, 13, 14 3 फाइनेंशियल ईयर तक उसे करना पड़ेगा CSR. अब उस इन 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका नहीं क्रॉस होता लिमिट तो इट कैन स्टॉप स्पेंडिंग CSR एक्टिविटी और वो नॉर्मल जैसे है वैसे रख सकती है. उसको CSR पे कंपल्शन नहीं है कि उसे करना पड़ेगा. सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो. अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की. इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन भी है CSR से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सोल्यूशन क्या होगा तो भी आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी. सो बाय बाय.